हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। 12 जून को घटनाओं की एक श्रृंखला ने डिजिटल इंडिया के ऊपर वादों और जमीनी हकीकत के बीच भारी खाई का खुलासा किया। मनोरमा और ऑनलाइन पोर्टल द फोर्थ द्वारा कोविन प्लेटफॉर्म पर डेटा उल्लंघन की सूचना दी गई और इस न्यूज में ये दावा किया गया कि लोगों की वैक्सीनेशन से संबंधित सेंसिटिव पर्सनल डिटेल्स, जिसमें डेट एंड टाइम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी एंड मोबाइल नंबर जैसी टेलीग्राम पर सर्कुलेट कर दिया गया। लेकिन भारत सरकार ने इन खबरों को आधारहीन बताया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुरक्षित है और उनके मुताबिक और यह रिपोर्ट बिना किसी आधार के और गलत प्रवृत्ति के है। बाद में पीआईबी ने एक बयान जारी किया और कहा कि कोविन पोर्टल की पूर्ण सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय है, लेकिन कोविन डेटा लीक पर सरकार की ऐसी प्रतिक्रिया डेटा प्राइवेसी और उसके मुद्दे को एड्रेस करने से इनकार करना तथा अपारदर्शिता को बढ़ावा देना जैसी मानसिकता से प्रेरित है। सच कहें तो भारत को डेटा लीक की समस्या की आदत पड़ चुकी है, क्योंकि पिछली बार ईपीएफओ पर सेंधमारी हुई, फिर एम्स पर रैंसमवेयर हमले जैसी घटनाओं से हमने कुछ नहीं सीखा और ना ही सीखते हैं, क्योंकि इतना दिमाग कौन खर्च करे। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। पारदर्शिता की कमी, डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अनुपस्थिति और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा में सरकार की नाकामी नागरिकों के विश्वास को कमजोर बनाएगी। लेकिन ऐसी कौन कौन सी वजहें हैं जिनके चलते भारत को इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? इसमें साइबर सुरक्षा रणनीति और डेटा प्रोटेक्शन लॉ की कमी सबसे ज्यादा देखी जाती है। सबसे पहले भारत में एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति का अभाव है, जो साइबर खतरों को प्रभावी ढंग से निपटने और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन को इंश्योर करने के लिए महत्वपूर्ण है। डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अनुपस्थिति का मतलब ये है कि डेटा उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति को सूचित करने के लिए संगठनों के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकताएं नहीं है और इससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में कमी आती है। जैसे साइबर घटनाओं की जांच और प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट-इन अक्सर चुप्पी साधे रखती है और अपने तकनीकी निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं करती। पारदर्शिता की यहाँ कमी सार्वजनिक विश्वास को कम करती है। सेकंड प्रॉब्लम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखी जाती है कि हमारे पास कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। डीपीआई, जिसमें आधार, आरोग्य सेतु, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म बिना लीगल फ्रेमवर्क के काम कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म संसद के एक एक्ट द्वारा परिभाषित कार्य, भूमिका और जिम्मेदारियों के बिना चलाए जा रहे हैं। इनमें से कई प्लेटफॉर्म जॉइंट वेंचर के रूप में बनाए गए, जो केग द्वारा ऑडिट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को दरकिनार करने की अनुमति देते हैं। सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए डीपीआई प्लेटफॉर्म बनाने में विशेषज्ञता का दावा सबूतों के साथ असंगत है। फॉर एग्जांपल, आधार, आरोग्य सेतु ऐप इसके उदाहरण है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म द्वारा नागरिकों की पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना टेक्निकल समझ से परे है। इसके नुकसान ये होते हैं कि डेटा एंड प्राइवेसी ब्रीच होती है। डीपीआई प्लेटफॉर्म के लिए संवैधानिक तंत्र की अनुपस्थिति इनके रेगुलेशन में बहुत बड़ी बाधा है, जो इफेक्टिव गवर्नेंस सिस्टम के निर्माण को कमजोर बनाती है। लेकिन सरकार का ध्यान इनकी तरफ नहीं है। सरकार का ध्यान पूरा सोशल मीडिया के रेगुलेशन पर केंद्रित है। फॉर एग्जांपल, ट्विटर पर सेंसरशिप लगाना, ऑफिस पर रेड मारना। लेकिन सरकार को यह समझना होगा कि शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस डिजिटल वर्ल्ड में काम नहीं करते। हमें लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को डेवलप करना होगा और उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि साइबर थ्रेट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो खतरे उत्पन्न होते हैं उनको आसानी से एड्रेस किया जा सके। सेकंड, हमें कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ की नीड है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट, स्टोर एंड यूज करने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता हो। फिर हमें डीपीआई प्लेटफॉर्म्स के लिए विधायी ढांचा तैयार करना होगा, जो डीपीआई के फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करे, जिससे इन प्लेटफॉर्म के ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी
सस्टेनेबिलिटी लाई जा सके। हमें पब्लिक कंसल्टेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा, जो पब्लिक, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करे, ताकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्रोटेक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे मुद्दे पर खुल के बातें हो सके। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता को मूल अधिकार घोषित किए गए 6 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि न्यायाधीश BN कृष्णा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ का ड्राफ्ट तैयार किए हुए भी 5 साल हो चुके हैं, परंतु इस क्षेत्र में अभी तक नीतिगत निर्वात बना हुआ है, जो कि हमारी इच्छा शक्ति की उदासीनता को दर्शाती है। फिर एक न्यूज साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर थी कि गवर्नमेंट ने लगभग 21,000 लोगों को अस्थायी आश्रय स्थल पर भेज दिया ताकि उनके जान को नुकसान ना हो। हालांकि कल के लेक्चर में हमने ये सब डिस्कस कर लिया था कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है और क्या क्या करना चाहिए, इसलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए अब कुछ बचता नहीं। फिर एक न्यूज ये थी कि हमारे गृह मंत्री ने 3 योजनाओं की घोषणा की जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है और इस पर सरकार 8,000 करोड़ खर्च करेगी। इन 3 योजनाओं में शामिल है अग्निशमन सेवाएं, जिनका आधुनिकीकरण किया जाएगा। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 7 महानगर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, इनमें शहरी बाढ़ की समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी। और एक पैकेज लैंडस्लाइड को लेकर है कि राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन परियोजना चलाई जाएगी और इन योजनाओं का उद्देश्य है कि एक भी व्यक्ति की जान आपदा के कारण नहीं जानी चाहिए। फिर आप जानते होंगे कि फिलीपींस में एल्बेक प्रोविंस है जहां मेयोन वोल्केनो इरप्ट हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।